Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. This video is going to be about how to plan a blog या how to plan a blogging project. किस तरीके से और किस फॉर्मेट के अंदर आप अपनी प्लानिंग करें, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी करें, कौन सा डेटा आपको चाहिए ताकि आप एक ब्लॉग ना सिर्फ अच्छे से स्टार्ट कर सकें बल्कि उसको आगे चल के सस्टेन भी कर सकें. स्पीकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई स्टार्टेड माई फर्स्ट ब्लॉग विदाउट एनी प्लानिंग और इट टुक मी एन ईयर टू अंडरस्टैंड के व्हाट्स गोइंग ऑन. बस यूट्यूब की वीडियोस देखना शुरू की और आई जस्ट एग्जीक्यूटेड दैट. लेकिन इन दी लॉन्ग रन हुआ क्या, मैंने बहुत ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया किया, मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ज़ाया की, मैंने बहुत ज़्यादा अपना प्रीशियस मनी भी वेस्ट किया कंटेंट के अंदर, वो कंटेंट लिखवाने में जो कि रैंक करने ही नहीं वाला है. क्यों? बिकॉज आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या प्लान है, कि स्ट्रैटेजी है, एक ब्लूप्रिंट है जिसको क्रिएट करके उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है. एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ प्लान. सो इन दिस वीडियो आई विल कवर 5 steps that you need to cover in order to build a sustainable blog. अमूमी तौर पे आपने देखा होगा कि लोग 30-40 पोस्ट करने के बाद या 30-40 ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद गिव अप करना शुरू कर देते हैं. और मैं ज़्यादातर न्यू ब्लॉगर्स की बात कर रहा हूँ जिनको इस फील्ड में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या अगर वो 30-40 ब्लॉग पोस्ट के बाद एक्शंस ले भी लें तो ओवर द लॉन्ग रन 6 महीने बाद वो गिव अप करना शुरू कर देते हैं. उनको ये हार्ड रियलिटी फेस करनी पड़ती है कि गूगल एडसेंस अप्रूव करवाने के बाद भी जब तक आपके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रैफिक ना आ रहा हो, ज़्यादा कीवर्ड्स पे आप रैंक ना कर रहे हो, आपके लिए एडसेंस जैसी चीज़ भी फजूल है, क्योंकि यू कैन नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. एक नए ब्लॉग पे एडसेंस लगा के हम कोई तीर नहीं मार लेते, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट. तो आई एम सॉरी टू से अगर मैं आपका ये ख्वाब तोड़ रहा हूँ कि आपको लगता है कि अगर आप एडसेंस ले लेंगे तो आपका काम हो गया. नहीं ब्रो, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज और यहाँ से आगे जर्नी शुरू हो रही है. एडसेंस लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुरू में बहुत बड़ी बात लगती है बट इट्स नॉट अ बिग डील. Here is what you need to do. सबसे पहले आपने करनी है कॉम्पिटिटर रिसर्च अपनी नीश के अंदर बिफोर इवन स्टार्टिंग आउट. आपने मिसाल के तौर पे 4-5 नीश देख ली कि भाई मैं इसमें काम कर सकता हूँ, इसमें काम कर सकता हूँ, इसमें काम कर सकता हूँ. मिसाल के तौर पे मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो मैंने मोटी मोटी नीश देख ली, जैसे मैं गार्डनिंग में जा सकता हूँ, मैं होम अप्लायंसेस में जा सकता हूँ, मैं आउटडोर में जा सकता हूँ, मैं स्पोर्ट्स में जा सकता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक नीश में जा सकता हूँ. वट एवर इट इज़, मैंने 5 नीश अपने पास शॉर्टलिस्ट कर ली. नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ कि मैं जाऊँगा उन वेबसाइट्स को, उन कॉम्पिटिटर्स को तलाश करूँगा हु आर एक्चुअली किलिंग इट, जिनके पास जेन्युइनली अच्छा ट्रैफिक आ रहा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू इट. कैसे करना है? गूगल पे जाएंगे, आप अपनी नीश से रिलेटेड जो भी आपने शॉर्टलिस्ट की है पहली नीश को पिक करें, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स किसी वो सर्च करना शुरू करें, उसमें से फिल्टर आउट करें कौन से आपके ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन से ऐसे ब्लॉग्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं. उन तमाम को एक एक करके शॉर्टलिस्ट करें. तकरीबन 8 से 9 कॉम्पिटिटर्स आप इस तरीके से अपने निकाल लें. उसके बाद आप अपने एचडीएफसी अकाउंट पे लॉगिन करें. शेयर टूल्स के थ्रू आप परचेस कर सकते हैं, इतना महंगा नहीं आता. 2,500-3 हज़ार रुपये की सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगी शेयरिंग के ऊपर, तो आप वो परचेस कर लें इजीली. इतना तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. देखिए, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर और कॉम्पिटिटर एनालिसिस के ऊपर कभी भी कंजूसी नहीं दिखानी है. अगर आपने इस स्टेप पे कंजूस कर लिया ना, लॉन्ग रन में ना आप जितना टाइम और मनी इन्वेस्ट करने वाले हैं वो सब ज़ाया हो जाएगा. सो रिसर्च पार्ट नीड्स टू बी रॉक सॉलिड. तो सबसे ज़्यादा टाइम इसी के ऊपर इन्वेस्ट करना है और वी नीड टू मेक श्योर कि जिस हद तक वो पॉसिबल हो सके उसको बेहतर से बेहतर अंजाम देना. आपने उसको एक एक करके एचरएफ पे डालना है और उसमें से देखना है कि भाई उसकी डीआर कितनी है, वो कितने टाइम से वर्क कर रहा है और उसने कितने, उसके टॉप पेजेस कौन से रैंकिंग में है, कितने कीवर्ड्स पे रैंक करना है, एनालाइज करना है. जहां आपको ये दिख जाए कि आपके 3 कॉम्पिटिटर्स भी ऐसे हैं जो कि न्यू हैं, जो इनकी डीआर अंडर 10 है और वो अच्छा ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, उसको आपने शॉर्टलिस्ट करके अपनी हिट लिस्ट में रख लेना है कि अच्छा इस किस्म का काम इंडस्ट्री में चल रहा है. इस तरीके से आपने सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स को शॉर्टलिस्ट करना है और देखना है कि आया क्या मेरी निश में इतनी स्पेस है भी कि कोई न्यू वेबसाइट आ रही है ओवर द स्पेस ऑफ 8 months to 1 year, वो कुछ ट्रैफिक गेन कर रही है, वो ग्रोथ दिखा रही है, वो आगे बढ़ रही है. अगर ऐसा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक नीश शॉर्टलिस्ट कर लिया. इसी तरीके से बिल्कुल इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए मैं एक नीश को शॉर्टलिस्ट करता हूँ. वंस आई एम डन विद स्टेप 1, आई विल गो टू स्टेप 2. अब मुझे क्या करना है? मुझे कीवर्ड रिसर्च का कंप्लीट डेटा गैदर करना है. आई विल मेक श्योर कि एटलीस्ट 150 टॉपिक्स मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो. 150 टॉपिक्स मैं शॉर्टलिस्ट करके अपने पास एक गूगल शीट पे सेव कर लूँगा विद द रिस्पेक्टिव कीवर्ड वॉल्यूम एंड ईच एंड एवरी डिटेल
एंड उसके बाद मैं आगे मूव करूँगा, इससे पहले कि मैं उस पर जाऊँ। तो मुझे कीवर्ड रिसर्च पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना है, अराउंड 1 or 2 days और मे बी मैक्सिमम 3 days आई विल बी स्पेंडिंग ऑन इट। आप भी ये करें कि 3 दिन उस पर मैक्सिमम आप स्पेंड करें और आप उसमें टॉपिक्स गैदर करें। अच्छा, आप टॉपिक्स कैसे गैदर करें, क्या गैदर करने का तरीका है, जो आपने कॉम्पिटिटर्स शॉर्टलिस्ट किए थे प्रीवियस स्टेप में, उनको एचरेफ में डालें, उसमें देखें, कीवर्ड सेक्शन में जाएं, उसके बाद फिल्टर्स लगाना शुरू करें। कीवर्ड डिफिकल्टी पे फिल्टर लगाएं 0 to 10 का, सर्च वॉल्यूम पे फिल्टर लगाएं, मिनिमम सर्च वॉल्यूम जिस भी कीवर्ड का 500, और आप उसमें से कीवर्ड्स फिल्टर करना शुरू करें कि हो सकता है उन टॉपिक्स के ऊपर उसने डेडिकेटेड ना रखा हुआ हो, रिलेटेड सर्च टर्म पे वो उसका आर्टिकल रैंक कर रहा हो। मिसाल के तौर पे हो सकता है कि उसने ज़्यादातर केसेस में आप ये देखेंगे बंदा एक टॉपिक पे लिखेगा लेकिन उससे रिलेटेड भी बहुत सारे कीवर्ड्स पे उसका आर्टिकल रैंक कर रहा होगा। तो वो जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि उसने उस पर फोकस करते हुए कोई आर्टिकल अभी तक नहीं लिखा है, और क्योंकि वो नई वेबसाइट रिलेटेड टॉपिक्स पे रैंक कर रही है जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है विच इज़ मोर देन 500, देन आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि मेरी चांसेस ऑफ रैंक उस आर्टिकल के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। इस तरीके से मैं कीवर्ड्स पिक करना शुरू करूँगा एचरेफ से, और एक शीट मेंटेन करना शुरू करूँगा। शीट के अंदर मैं डालूंगा कि व्हाट आर द कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर की वर्ड लेंथ क्या है। आप ये देखें टॉप 10 जो रिजल्ट्स हैं उनकी वर्ड लेंथ क्या है उसकी स्पेसिफिक कीवर्ड पे। नाउ लेट्स गो टू कीवर्ड 1। आपने उसको गूगल में टाइप किया, शुरू के 5 रिजल्ट्स देखे, उसमें से देखा कि भाई इनकी कीवर्ड लेंथ क्या है, वर्ड लेंथ क्या है इन आर्टिकल्स की। मैंने देख लिया मिसाल के तौर पे कि अमूमी तौर पे मेरे कॉम्पिटिटर्स ने 700 से 800 वर्ड का आर्टिकल उस पर लिखा हुआ है, तो आई विल टारगेट 1000 और 1100 वर्ड्स ऑन इट। तो 1100 से 1200 वर्ड्स का या मैं आर्टिकल लिखने की कोशिश करूँगा उस पर, सो दैट आई बीट द कॉम्पिटिटर लेंथ और मैं उससे ज़्यादा बेहतर डिटेल में जा सकूँ। और मुझे कोशिश करनी है क्वालिटी भी प्रोड्यूस करूँ, सिर्फ वर्ड्स स्पिट करना शुरू नहीं कर दूँ, इंटरनेट को स्पैम करना शुरू ना कर दूँ, मैं उसको वो वैल्यू भी प्रोवाइड करूँ जो यूज़र ढूंढता हुआ आ रहा है। यूज़र इंटेंट को तो ऑब्वियसली मुझे फुलफिल करना है। आई एम डन विद दैट, आई मूव टू स्टेज 3। स्टेज 3 क्या है कि मैं एक SOP डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, बेसिकली एक इंस्ट्रक्शंस का डॉक बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वो तमाम डिटेल्स डालूंगा कि मुझे अपना आर्टिकल किस तरीके पे चाहिए, मुझे कैसी टोन चाहिए, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, और मुझे एग्जैक्टली मैं क्या चाह रहा हूँ अपने आर्टिकल से, मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ। इसका मैं एक डॉक बनाने शुरू करूँगा। उसके साथ साथ मैंने जाके अपने कॉम्पिटिटर्स के आर्टिकल्स को एनालाइज करना है, वो आर्टिकल्स जो कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक गेन कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं गूगल सर्च के ऊपर, मैंने उनका जाके पैटर्न गो थ्रू करना है कि वो क्या कर रहे हैं, वेदर वो ज़्यादा हेडिंग्स के ऊपर ब्रेक कर रहे हैं, वो ज़्यादा टेबल्स और चार्ट्स पे रिलाई कर रहे हैं, वो इमेजेस कितनी डाल रहे हैं, वो इंटरनल लिंकिंग कितनी करना है, वो आउटबाउंड लिंक कितने प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें जी हाँ इनिशियली मैं गैदर करूँगा जस्ट टू गेट टू नो द नीश कि इसके अंदर मुझे कितने एफर्ट्स की ज़रूरत है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हेल्थ के टॉपिक्स के अंदर मुझे इतनी ज़्यादा इमेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर 1 से 2 इमेजेस के साथ भी कंप्लीट आर्टिकल डाल सकता हूँ। लेकिन लेट्स से कि मैं टेक या हाउ टू का कोई आर्टिकल लिख रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे ज़्यादा इमेजेस डालनी पड़ेंगी क्योंकि मैं स्टेप्स दिखाना चाहता हूँ। तो दैट्स द डिफरेंस। तो मैं इनिशियली ड्यूरिंग द स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ द वेबसाइट मैं ये देख लेता हूँ कि अच्छा किस पैटर्न के ऊपर मुझे फॉलो करना है, और मैं उसका एक डॉक बना लेता हूँ, उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ ताकि आने वाले तमाम राइटर्स जो मेरी टीम में ऐड हो रहे हैं वो तमाम एक तरीके का एक आउटपुट प्रोड्यूस करें। ऐसा ना हो एक आर्टिकल किसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, दूसरा टोटली डिफरेंट है, तीसरा कहीं और ही जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें एक स्टैंडर्ड को फॉलो करें और तमाम में क्वालिटी मेंटेन रहे। ये आपने करना है। दिस वाज स्टेप 3। आपने देख लिया, एक आपने SOP का डॉक्यूमेंट बना लिया। स्टेप 4 इज गोइंग टू द हंट एंड गेटिंग द राइटर्स। मे बी आपके पास टाइम हो और आप खुद बिल्ड कर रहे हैं। पहली वेबसाइट मैंने खुद बिल्ड करी थी, तो इनिशियल स्टेजेस के अंदर जब तक वो एडसेंस पे ना पहुंच गई। मोस्ट प्रोबेबली पहली वेबसाइट तो अपनी आप खुद ही कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे उसके अंदर। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप राइटर्स हंट करने शुरू करेंगे। राइटर हंट करते हुए आपने बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसकी इंग्लिश में मसला ना हो, ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, आपको इंग्लिश लिखना उसको ना सिखानी पड़े। बाकी फॉर्मेटिंग वगैरह एसईओ कंटेंट नहीं आता, इट्स फाइन। आप उसको ऑन द गो सिखा सकते हैं, उसको चीज़ें सिखा सकते हैं। 1 से 2 मंथ के अंदर कोई भी राइटर बेहतर ट्रेन हो जाता है इन केस वो क्रिएटिव है। शर्ट नंबर 1 एंड शर्ट नंबर 2 इज़ के
उसको लिखना आता हो, उसकी इंग्लिश अच्छी हो। अगर उसकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है तो बॉस इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड जर्नी फॉर यू, और आप अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आई वुडेंट रिकमेंड गोइंग विद अ राइटर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। So now let's come to the fifth and the final step that I will do to plan a project. Now ये इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा मेरे एंड पे, क्योंकि ये थोड़ा सा फेयरली टेक्निकल है कि मुझे ब्लॉग खुद से सेटअप करना है, उसकी एसईओ ऑप्टिमाइजेशन खुद से करनी है, मुझे थीम सिलेक्शन बिल्कुल परफेक्ट रखनी है, मुझे कलर टोन, उसका लोगो, उसकी ब्रांडिंग, तमाम चीज़ों को अच्छे से बनाना है लगे। हमारे साथ ये भी मसला है जो कि गोरा ना डिफरेंटली ट्रीट करता है। हम डे 1 से अपनी ना ब्लॉग को या अपनी वेबसाइट को एज अ ब्रांड ट्रीट नहीं करते और उसकी ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी पे इतना फोकस नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक अगर गोरा ब्लॉग बिल्ड कर रहा है ना तो वो डे 1 से इस पे भी ये भी सोचेगा कि भाई अगर यूज़र मेरे ब्लॉग पे आ रहा है तो वो उसको क्या मैसेज जा रहा है, क्या ब्रांड आइडेंटिटी मैं शो कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसी चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ अपनी ब्रांड के लिए कि मैं ऑथेंटिक लगूँ, मैं ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स लगूँ, ताकि लोग मेरे आर्टिकल्स की तरफ लिंक करें। नो डाउट आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट क्रेडिबल नहीं दिख रही ना, मतलब अजीब आपने गुला गंडा कलर्स लगाए हुए हैं, आपका राइटिंग फॉर्मेट अच्छा नहीं है, लेकिन आपने एसईओ बहुत अच्छी की हुई है, इवन इन दैट केस आपको नेचुरल बैकलिंक्स नहीं मिल पाएंगे, लोग आपको क्रेडिबल सोर्स नहीं समझेंगे और आपके कमेंट सेक्शन पे इतना आपसे इंगेज नहीं करेंगे, आपको ईमेल नहीं करेंगे। इट शुड बी टेकन एज अ प्रॉपर बिजनेस, तो इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करें। सो दीज वर द 5 स्टेप्स या 5 फेजेस आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें से गो थ्रू करें बिफोर स्टार्टिंग अ वेबसाइट। इंशाल्लाह ताला इट विल हेल्प यू आउट एंड आप वाकईतन इसमें बहुत सारा पैसा अपना सेव करेंगे। वो गलतियां ना करें जो मैं करके आ रहा हूँ, और इन वीडियोस का यही मकसद है कि आपको वो चीज़ें सिखाई जा सकें जिससे आपका टाइम बचे, एक स्किल सेट आपके पास आए और आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हों। अपना बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।